अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट पीरियड में सेक्स लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और मैंने ये कहा था कि आज के लेक्चर में जो है तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये आपके स्टेट बोर्ड और नीट दोनों के एतबार से, क्योंकि अगर आप नीट के पेपर देखते हैं पुराने तो आपको ये बात पता चलेगी कि इस पर बहुत सारे हर बार क्वेश्चंस आते ही हैं, और प्लस स्टेट बोर्ड में भी इसको पूछा जाता है। कभी ऑब्जेक्टिव में इसको पूछते हैं, कभी थ्योरेटिकली 2 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाता है। और याद रखना बहुत आसान है। ये 4 डिसऑर्डर्स अपने सिलेबस में हैं: थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये चारों में याद कैसे रखना है, जब ये पहले चारों पढ़ लेंगे फिर बाद में बता दूंगा आपको ये कैसे याद रखना है। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम किसे कहते हैं। इससे पहले भी कुछ डिसऑर्डर्स अपने पढ़े हैं डिसीजेस वाले चैप्टर में, कि कोई भी अपने बॉडी के अंदर अगर कोई गैर मामूली या जिसे अपन कह सकते हैं कि रूटीन से हटकर अगर कोई फंक्शन, कोई अफ़ाल हो रहा हो या कोई स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली हो तो उससे अपन डिसऑर्डर्स कहेंगे। डिसऑर्डर्स जो जेनेटिक वो कहलाएंगे कि जो नस्लियाती तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, या उसके लिए ज़िम्मेदार जो है वो क्रोमोसोम्स हो गए या जीन हो गए। उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? क्रोमोसोम्स या जीन हो गए, तब उससे अपन जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहेंगे। और इसके ताल्लुक से एक बात याद रखना है, ये जो डिसऑर्डर्स है इनडायरेक्ट डायरेक्ट अपन किसी तरह की बीमारी भी कह सकते हैं इसको। इसमें इसकी जिसे कहेंगे रेमेडीज़, इलाज जिसे हम कह सकते हैं, वो बहुत कम होगा, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर होने से, क्योंकि ये जेनेटिक मेकअप उस बंदे का उस तरह का है, तो इसीलिए उसमें इस तरह की डिसऑर्डर, इस तरह की कमी पाई गई और उससे क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पहले समझते हैं। तो पहले याद रखिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक को मेंडेलियन कहा जाता, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और दूसरे को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको याद रखना है। बहुत बार इसको पूछा जाता है कि इनमें से ये मेंडेलियन है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। तो अगर क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी कोई क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन होते हैं, उस जीन में अगर कोई किसी तरह का कोई तब्दीली है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर का अमल होता है तो जीन की तरतीब बदल जाती है। कुछ क्रोमोसोम में कुछ जीन कम होते हैं, म्यूटेशन होता है, सडन चेंज जिसे अपन कहते हैं, अचानक तब्दीली जिसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाएगी। मतलब ये है कि हाँ, क्रोमोसोम्स की तादाद कम या ज़्यादा नहीं होगी, क्रोमोसोम की तादाद कम या ज़्यादा नहीं होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे, लेकिन क्रोमोसोम पर मौजूद जो जीन है उसमें कुछ ना कुछ कहीं कुछ चेंज होगा, कोई फ़र्क होगा, या तो वो जीन कहीं कम हो गए, कहीं उसकी पेयरिंग कुछ गड़बड़ होगी। तो उस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिसऑर्डर जो है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएंगे। ठीक समझ में आ गया बेटा? अब चलिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसे कहेंगे कि अगरचे क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा हो या क्रोमोसोम की तादाद कम हो, दोनों भी सूरत में हम उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ कि कहीं पर क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है, कहीं क्रोमोसोम की तादाद कम हो सकती है। हमने इससे पहले इस चैप्टर के शुरू में जो मैंने आपको प्लॉइडी पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था मैंने कि अनयूप्लॉइडी जो है, उस अनयूप्लॉइडी के अंदर कुछ जगह क्रोमोसोम्स कम होते हैं, -1 उसको मोनोजोमी कहा था, -2 उसको अपने नलीजोमी कहा था, याद होगा आपको। अगर 1 उसके अंदर प्लस हो जाता है ट्राइजोमी कहा था उसको, और 2 अगर प्लस होते हैं तो उसको टेट्राजोमी कहा गया था। तो ये सब डिसऑर्डर्स है, मतलब लेकिन ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स अपने सामने हैं, एग्जाम्पल्स हमको 1 बाय 1 याद रखना है। पहले जेनेटिक डिसऑर्डर किससे कहते हैं याद रखिए, जो जीन्स की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से होती है जेनेटिक डिसऑर्डर। नस्लियाती तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में एक मतलब मुंतकिल होगी।
इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन उससे कहेंगे जीन की तरतीब या किसी तरह का म्यूटेशन हो, कोई भी जीन में तब्दीली हो, उससे अगर डिसऑर्डर होता हो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएगा। और अगर क्रोमोसोम की तादाद कम ज़्यादा हो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद एक के बाद एक 1 बाय 1 अपन इसको पढ़ेंगे। एक जो है यहाँ एक डिसऑर्डर है जिसको अपन थैलेसीमिया कह रहे हैं। पहले वाला देखिए, ठीक है। ये थैलेसीमिया क्या चीज़ होती है? सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है कि एक डिसीज़ होता है एनीमिया, है ना। यह एनीमिया क्या होता है? हमको पता है कि अक्सर आम जुबान में लोग इसको खून की कमी कहते हैं। दरअसल खून की कमी से मुराद यहाँ ये है कि एनीमिया का मतलब ये है कि उनके खून में जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन मामूल से, यानी जितना होना चाहिए उससे कम है, मामूल से कम होता है, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन की मकदार स्टैंडर्ड मकदार है, उससे अगर उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमको एक बात पता है कि हीमोग्लोबिन का जो ताल्लुक है वो है ऑक्सीजन को कैरी करने का। समझ रहे हैं आप लोग? अब जब ये ऑक्सीजन को कैरी करने का इसका काम है, फिर ये ऑक्सीजन अपने बॉडी को लेकर मतलब पहुंचाया जाएगा और यहाँ रेस्पिरेशन होगा, यानी ऑक्सीजन यूज़ होकर रेस्पिरेशन होगा और रेस्पिरेशन के ज़रिए मिलेगी हमको क्या? तवानाई, एटीपी मिलेगी। अब अगर एक चीज़ यहाँ कम है, हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम कैरी होगा, बॉडी को कम सप्लाई होगा, रेस्पिरेशन कम होगा, एटीपी कम बनेंगे, सीधे चेन होगी ये। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है हमारे बहुत सारे बॉडी मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे अफ़ाल में कमी आएगी, बॉडी में कमज़ोरी होगी, जो भी है इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस अपने बॉडी में बढ़ेगी। तो इससे हम एनीमिया कहते हैं। तो थैलेसीमिया में एक तरह से एनीमिया होता है, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन की मिकदार क्या होती है? कम होती है। उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए, ये क्या होता है, कैसे होता है। उससे पहले हमको एक बात समझना है कि जो हीमोग्लोबिन है, याद रखो, इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है इसको। मतलब ये है कि इसमें दो तरह के प्रोटीन्स मिलकर ये बनता है। कितने तरह के? दो तरह के। एक को कहा गया अल्फ़ा प्रोटीन और एक को कहा गया बीटा प्रोटीन। ये है अल्फ़ा ग्लोबिन, ये प्रोटीन का नाम है, और दूसरा है बीटा ग्लोबिन। ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। समझ लीजिए बेटा। अब क्या हुआ, ये जो दोनों हैं अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन, ये दोनों को बनाने वाले जीन डिफ्रेंशिएट है। एक जो जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाया जाता है, एक जो है क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। अब ये जो दो जीन हैं, जो एक अल्फ़ा ग्लोबिन को बना रहा है, एक बीटा ग्लोबिन को बना रहा है, हमको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के तालीम में हमने देखे है कि किस तरह से प्रोटीन तैयार होता है। डीएनए जो है एमआरएनए को तरतीब देगा और एमआरएनए पर मौजूद कोडॉन्स के मुताबिक उस तरह का प्रोटीन, यानी ये ग्लोबिन बनेगा, वो प्रोटीन जो है उससे जुड़ेगा, मतलब अमीनो एसिड जुड़ेगा और ये प्रोटीन्स क्या होगा? तैयार होगा। अब अगर वो जीन वहाँ मौजूद ही नहीं है तो फिर क्या होगा? ये प्रोटीन्स क्या होंगे? नहीं बनेंगे। अगर ये प्रोटीन नहीं बने तो फिर क्या होगा? हीमोग्लोबिन में कमी आएगी, और अगर हीमोग्लोबिन में कमी आती है तो जाहिर सी बात है वो बंदा एनीमिया का शिकार होगा। इस तरह से यहाँ ये इस प्रोटीन की वजह से अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा और अगर एनीमिया का शिकार हो रहा तो उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को थैलेसीमिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? थैलेसीमिया कहा जाएगा। बहुत सारे लोगों में ये अल्फ़ा जो है ये ग्लोबिन कम होता है तो उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया कहेंगे, अगर बीटा है तो उसको बीटा थैलेसीमिया। ये जनरल है। वैसे अभी अगर इसको आप याद रखते हो तो सिर्फ यानी थैलेसीमिया के तौर पर याद रखिए। ज़्यादातर लोगों में ये बीटा ग्लोबिन फॉर्म नहीं होता है, और बीटा ग्लोबिन फॉर्म नहीं होने से जो है तो यहाँ ये इस तरह का डिसऑर्डर जिसे अपन थैलेसीमिया कह रहे हैं ये फॉर्म नहीं होता है। इसमें और एक चीज़ याद रखिए, ये जो कैरेक्टर है ये थैलेसीमिया, ये दो तरह के थैलेसीमिया वाले लोग होते हैं। एक को माइनर कहा जाता है और एक को मेजर कहते हैं। जो लोग मेजर थैलेसीमिया वाले हैं वो मेजर थैलेसीमिया में दोनों भी रेसेसिव, यानी हमको पता है कि हम जब बहुत बार मैंने आपको पढ़ा, याद होगा, जैसे पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है ये हेटेरोजाइगस हो गया, बराबर है। तो ये जो गैमेट है ये हेटेरोजाइगस, सॉरी ये रेसेसिव की अलामत है, बराबर है। अगर ये दोनों साथ में आ जाए स्मॉल टी तो ये प्योर रेसेसिव ट्रेट दोनों आ गए इसके अंदर। ठीक समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये हाइब्रिड शक्ल में है। तो वैसे ही ये जो
थैलेसीमिया जो है, ये थैलेसीमिया अगर दोनों भी समझ लीजिए, अगर ये रेसिसी के फॉर्म में अगर आते हैं, समझ लो इसको थैलेसीमिया को अपन जो है तो कोई और इससे हीमोग्लोबिन से तो समझ लो एच से बता देंगे, कैपिटल एच और स्मॉल एच। अगर स्मॉल एच दोनों अगर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये मेजर कहलाएगा, और ये जो है कैपिटल एच और स्मॉल एच का है तो माइनर कहलाएगा। माइनर वाला अपनी जैसी लाइफ गुजार सकता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कम, यानी 12 के ऊपर फीमेल में होना चाहिए, 14 से ऊपर मेल में होना चाहिए, लेकिन वो जो है उनमें हीमोग्लोबिन 10 से भी नीचे, कुछ में 8-7 इस तरह का होता है। वो अपनी लाइफ नॉर्मल गुजार सकते हैं, लेकिन कुछ जगह प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होगा, जाहिर सी बात है सारे अफ़ाल पर उसका इफ़ेक्ट होगा। लेकिन जो मेजर हो गए उनमें हीमोग्लोबिन की मिकदार बहुत कम होगी, और बार बार फिर उनको ब्लड क्या किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा, और वो उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, और ये बार बार उनको डोनर्स को ढूंढना पड़ेगा, और उस तरह से उनको जो है तो ये मैंने ब्लड उनको लेते रहना पड़ेगा जब तक वो ब्लड उनके बॉडी में है दूसरे का लिया हुआ, हीमोग्लोबिन मेंटेन होगा, फिर कम हुआ, फिर इस तरह से कुछ दिनों में यानी महीनों में, फिर दिनों में, इस तरह से उसको बार बार जो है तो ब्लड लेता रहना पड़ेगा। तो इस तरह से याद रखिए, ये थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन की कमी वाली बीमारी, याद रखेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 2 है, अल्फ़ा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन, इसलिए इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा गया है। यहाँ पर अगर अल्फ़ा कम हो, अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा कम हो, बीटा थैलेसीमिया। 16 और 11 नंबर के क्रोमोसोम पर ये इसके जीन मौजूद होते हैं। ये जीन्स उसके ऊपर नहीं पाए जाने से जाहिर सी बात है, ये अगर इस पे नहीं है तो ये, और इस पे नहीं है तो ये, दोनों में से कोई भी जो है इसको HbA1 यानी इसको जो ट्रांसफ़र करने वाले जो जीन हैं उनको HbA1 और HbA2 ऐसा नाम दिया गया, जो अल्फ़ा ग्लोबिन को कैरी करते हैं, और बीटा ग्लोबिन वाले को HbB ऐसा नाम दिया गया। याद रखिए, कभी कभी इसको नीट वगैरह में पूछा जाता है। तो ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन यानी ये ग्लोबिन अगर फॉर्म नहीं होते हैं अल्फ़ा या बीटा, तो सिंपल चीज़ है, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, कम कैरी होगा, वो क्या शिकार होगा, एनीमिया का शिकार होगा, और इस डिसीज़ को हम थैलेसीमिया कहते हैं। और ये जो थैलेसीमिया है, और एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो थैलेसीमिया जो है तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा, याद रहेगा बेटा। चलिए, यहाँ क्रोमोसोम्स कम ज़्यादा नहीं है, यहाँ कोई जीन की कमी है या वो जीन एक्टिव नहीं है, ठीक, समझ में आ रहा है। इसकी 2 टाइप्स भी मैंने बताया, एक मेजर और माइनर। मेजर जो होगा उसकी लाइफ कम होगी, बहुत सारे बच्चे माने कुछ सालों के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और वो जो है तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, वो ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो जाएगी, एनीमिया का शिकार बार बार, और बाकी के भी डिसीजेस उनको उससे होते रहेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है डाउन सिंड्रोम। चलिए बेटा ध्यान रखिए, बहुत बार हम इस डाउन सिंड्रोम्स वाले बच्चों को देखते हैं। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये फिर सब तीनों के लिए काम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ मैंने उस रोज़ भी पढ़ाया था कि हमारे पास क्रोमोसोम 46 है इंसानों में, इसमें 44 ऑटोसोम्स है और 2 सेक्स क्रोमोसोम, जिसको X और Y या XX हम कहेंगे, ठीक है। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, जब क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, मेल में हो या फीमेल में हो, जब मेल में गैमेट्स फॉर्मेशन हो गए तो हमको पता है 22 + X एंड 22 + Y इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, और जब फीमेल में हो गए तब 22 + X 22 + X, ठीक है। मतलब फीमेल में एक जैसे गैमेट्स बनेंगे, इसमें 2 अलग अलग बनेंगे, ये भी हमको पता था। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, ये भी हमने कल पढ़ा। अब यहाँ हमको ये देखना है कि ये डाउन सिंड्रोम जो है, चलिए ये देख रहे हैं हम लोग, ये डाउन सिंड्रोम्स कैसे होता है। हमारे बॉडी के अंदर 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, जब ये क्रोमोसोम्स 2n में हो गए, यानी यहाँ 46 की शक्ल में, डिप्लॉयड की शक्ल में, तो ये पेयर में हो गए, करेक्ट। यानी इसको हम 23 पेयर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको, 23 पेयर्स। और जब इस तरह से गैमेट्स फॉर्म हो गए तो ये गैमेट्स फॉर्म होते वक्त होगा क्या कि मियोसिस होगा, और ये मियोसिस में ये दोनों क्रोमोसोम्स, पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया हूँ कि कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, कैसे एक दूसरे से अलग निकलते हैं,
और फिर ये जैसे हम फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम की 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, इस तरह के क्रोमोसोम्स हो गए अप टू 23। कितने हो गए ये? 23 पेयर्स। तो ये हर एक पेयर में से, ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, ऐसी 23 जोड़ियाँ, यानी 22 एटोसोम्स की जोड़ियाँ और 2 सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ियाँ। ये क्या हो गया, जब गैमेट्स बनेंगे तो कैसे अलग अलग हो। जैसे मैंने लिखा ये 22 और 22, तो ये 22 मतलब ये पहले जोड़ी में का एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। समझ रहे बेटा? दूसरे जोड़ी में का भी क्या होगा, एक यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा। तीसरे जोड़ी में का भी एक यहाँ पर एक, यानी इस तरह से 22 एटोसोम्स की जोड़ियों में से हर एक क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और दूसरा जो है तो 2 सेक्स क्रोमोसोम ये भी, जैसे यहाँ अपने देखे एक्स और वाई मेल में, ये एक्स और वाई एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा। फीमेल में दोनों एक्स और एक्स। समझ रहे हैं? यानी यहाँ जो पेयरिंग था, ये पेयरिंग में से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में, और इस तरह से क्रोमोसोम्स इस गैमेट्स के अंदर हो गए 23। एक जगह 23, दूसरी जगह 23। अब क्या होता है, इत्तेफाकन कभी कभार ये होता है कि जब ये जोड़ियाँ हैं, ये जोड़ियों में से 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वो अलग होते ही नहीं हैं। क्या होते हैं? अलग होते ही नहीं हैं। उसमें क्रोमोसोम नंबर 21, याद रखिए क्रोमोसोम नंबर 21, ये जो है तो एक दूसरे से अलग नहीं होता है। उसकी क्या रीजन्स है? बहुत सारे रीजन्स हैं। उसमें खास तौर से स्पेशली जो है तो एज फैक्टर ये एक रीज़न होता है। आफ्टर 45 ईयर्स, अगर कोई फीमेल है वो 45 ईयर्स के बाद, 45 ईयर्स या 45 के नियर अबाउट जो ईयर्स होते हैं, उस एज में अगर उनको औलाद होती है तो उनमें इस तरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है तो जो गैमेट फॉर्मेशन है, उस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये 21 नंबर की जो एक पेयर है, ये पेयर एक दूसरे से अलग होती ही नहीं है। अब अगर अलग नहीं हुई तो क्या होगा? सिंपल चीज़ है, एक जगह जैसे अपन यहाँ देखिए फीमेल में अगर ये होता है तो यहाँ क्या होगा, एक जगह एटोसोम्स कितने हो गए बेटा, ये 23 हो गए, और एक जगह 21 हो जाएंगे। अब अगर से ये समझ लो फॉर एग्जांपल ये हो या ये हो, मेल गैमेट्स कोई भी दोनों में से ये, अगर ये 23 वाले को अगर इस एक को फर्टाइल करता है तो इसको फर्टाइल करने से होगा ये कि इसके अंदर एटोसोम की तादाद 44 के बदले क्या होगी, 45 होगी, क्योंकि ये 23 और ये 22 ऐसे मिलाकर क्या हो गए, 45 हो गए। समझ रहे बेटा? और प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, यानी अगर मेल है तो और फीमेल है तो एक्स एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो है, यहाँ एक क्रोमोसोम्स, इसको छोड़ दीजिए, अभी इस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्रोमोसोम्स क्या है, ज़्यादा है, यानी 21 नंबर का क्रोमोसोम ज़्यादा है, और इससे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं बेटा इसको? डाउन सिंड्रोम। इसको ट्राइजोमी कहा गया। ये ट्राइजोमी के एग्जाम्पल उस दिन मैंने पढ़ाया आपको इसको, यानी यहाँ एक क्रोमोसोम क्या है, ज़्यादा है, प्लस हो रहा है, इसलिए इसको अपने ट्राइजोमी कहा था। और ये ट्राइजोमी में ये डाउन सिंड्रोम उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ये अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो फिर सिंपल चीज़ है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ इफेक्ट आएगा, उसमें कुछ डिसऑर्डर्स पाए जाएंगे, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगा, और उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो किस तरह के होंगे। उसका जो सर है, हेड जिसे हम कहते हैं, ये सर बाकी बच्चों के वजह से थोड़ा छोटा होगा, चेहरा फ्लैट होगा, नाक फ्लैट होगी उसकी, आंखें थोड़ी बाहर की जानिब होगी, आँखों के नीचे यहाँ का जो स्किन है ये फोल्डेड होगा, कुछ जगह गर्दन की स्किन फोल्डेड होगी, ज़ुबान बार बार उसकी बाहर की तरफ रहेगी, स्मॉल पॉस्चर होगा, यानी हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी, इवन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो है तो वो नॉर्मल इंसानों से बहुत सारे कैरेक्टर्स में डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बहुत सारी मैंने अलामतें आपको बताया है कि सर का छोटा होना है, ये फोरहेड जो है, ये फोरहेड भी उसका थोड़ा अपने से एबनॉर्मल होता है, आंखें उसकी बाहर की जानिब होती है, आंखें नीचे की तरफ फोल्डेड होती है, नाक फ्लैट होती है, चेहरा फ्लैट होता है, और वो स्मॉल पॉस्चर यानी ग्रोथ उसमें कम होता है, और इवन सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी उसमें कम ग्रोथ होते हैं। ये सभी कैरेक्टर्स जो है, ये सभी कैरेक्टर्स ये डाउन सिंड्रोम के होगी, यानी डाउन सिंड्रोम में ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। चलिए उसके बाद चलो आते हैं टर्नर सिंड्रोम की तरफ। इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम, समझ में आ गया बेटा? ट्राइजोमी की एग्जांपल है, 21 क्रोमोसोम जो है तो यहाँ इस बंदे में ज़्यादा पाया जाता है, यानी होना चाहिए थे 44, उसके बदले 45 होते हैं, यानी 45 प्लस XX या 45 प्लस XY। ठीक है, चलिए उसके बाद में
नेक्स्ट जो है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 46 प्लस XX या XY, ठीक है, जब ये गैमेट्स में तब्दील हो गए तो 22 प्लस X और 22 प्लस X, ठीक है बेटा, यहाँ पर 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है, इस तरह की गैमेट फॉर्मेशन होगी। लेकिन कभी कभार ये होता है कि ये जो X क्रोमोसोम है, जैसे अभी देखिए अपने 21 नंबर की क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम जो है ये X क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं, अलग अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। यानी मियोसिस में जब वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए उस दौरान एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि किसी एक में ये दोनों X क्रोमोसोम हो गए, इसमें X क्रोमोसोम होगा ही नहीं, है ना, इसमें X क्रोमोसोम क्या होगा ही नहीं। अब जब इसमें X क्रोमोसोम नहीं है और ये अगर यानी ये वाला जो 22 प्लस X ये वाला अगरचे मतलब एग अगर इस X क्रोमोसोम से फर्टाइल हो जाए, सॉरी इस X यानी 22X वाले गैमेट से क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए, तो फिर क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 44 प्लस X 0। समझ में आ रहा है, यानी होना चाहिए था 46 क्रोमोसोम, अब यहाँ 46 नहीं है, यहाँ पर कितने हैं 45, कितने हैं 45। और ये जो है ये हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये एक मोनोजोमी की एग्जाम्पल है, काय की एग्जाम्पल है, मोनोजोमी, यानी यहाँ एक 1 माइनस है, 1 क्या होगा यहाँ माइनस होगा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जाहिर सी बात है ये जो है ये यानी इसको अपने टर्नर सिंड्रोम कहा, इसमें यह होगा कि ये जो भी है फीमेल होगी ये, लेकिन बाकी जो लड़कियों के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो औरतों के कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। शॉर्ट पॉस्चर होगी, थोड़ी हाइट कम होगी इसकी, उसके बाद में बाकी जो डेवलपमेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स इसके नहीं होंगे। यानी इन जनरली जो फीमेल में पाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स इस अंदर नहीं पाए जाएंगे और ये स्टराइल होगी, बांझ होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा, ये होगा टर्नर सिंड्रोम। लास्ट वाला क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जैसे मैंने यहाँ आपको कहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, यहाँ पे 22 प्लस एक्स, इधर ध्यान दीजिए, 22 प्लस एक्स ये है, और यहाँ पर मैंने बताया था ये मेल में ये नॉर्मल है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ठीक है। अब इत्तेफाकन अगर इसने इसको अगर फर्टाइल कर दिया, मतलब 22 प्लस यहाँ पे एक्स अलग नहीं हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, और प्लस 22 प्लस वाई, इस स्पर्म ने इस एक को अगर फर्टाइल किया तो इसका कॉम्बिनेशन ये बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस क्या होगा एक्स वाई। ये भी ट्राइजोमी की एग्जाम्पल है, ये भी काय की एग्जाम्पल है बेटा, ट्राइजोमी की, लेकिन यहाँ ये एटोजोमल ट्राइजोमी है और ये सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइजोमी। यहाँ सेक्स क्रोमोसोम 3 है, यहाँ पर एटोजोम से एक ज़्यादा का है, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम एक ज़्यादा का है। तो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है देखिए, इसका 20 यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा 45 प्लस एक्स या एक्स वाई, ज़्यादातर एक्स वाई, मेल में ज़्यादा कैरेक्टर्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन होगा देखिए, यानी यहाँ होगा 44 प्लस x0, समझ रहे बेटा, यहाँ क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस क्या होगा एक्स वाई। अब जाहिर सी बात है अगरचे यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है तो यहाँ होना चाहिए था एक्स वाई, तो मेल के कैरेक्टर्स कैरी करता था, होना चाहिए था एक्स तो फीमेल के कैरेक्टर कैरी कर सकता था। यहाँ लेकिन क्योंकि दोनों एक्स है प्लस इसमें वाई है, तो ये जो भी बंदा होगा यानी ये जिसे फीमेल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर पाए जाएंगे, बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर पाए जाएंगे। ये आम जो लोग होते हैं उनके बनिस्बत इनकी हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी होगी, शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, इसके अलावा इसमें ये स्टेराइल होगा, मेल के कुछ कैरेक्टर्स और कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाया जाएगा, और ये जो है तो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स ये कहलाएगा। तो इस तरह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स में
थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ये 4 सिंड्रोम, चारों में से एक कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर ये कॉम्बिनेशन देते हैं और किस तरह का डिसीज है ये पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कभी कभी इसको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत आसान है। मैंने आपको कहा था कि जब आप चारों पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से याद रखेंगे। इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, ये 3 को अलग कर लीजिए। पहली बात, पहले को अलग करने के बाद याद रखिए कि ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल, बाकी के जो 3 हैं ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारे समझ में आ गई। मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हीमोग्लोबिन में मौजूद ग्लोबिन अल्फा और बीटा ग्लोबिन है वो फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मिकदार कम होती है और वो एनीमिया का शिकार होता है। कौन से क्रोमोसोम पे याद रखना है? 11th एंड 16। कौन से ग्लोबिन है याद रखना है? अल्फा एंड बीटा। समझ में आ गया? तो ये इससे रिलेटेड ये याद रखना है। अब बाकी बचे ये 3। ये 3 में देखिए ये 2 एक जैसे हैं, ये थोड़ा अलग है। ये दोनों ट्राइजोमी के एग्जाम्पल है और ये मोनोजोमी के एग्जाम्पल है, याद रखो बेटा। अब यहाँ ये ट्राइजोमी में दोनों में भी फ़र्क क्या है? इसमें जो है इसमें ऑटोसोम ज़्यादा है, 45 है। इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है 47 दोनों में, लेकिन इसमें एक ऑटोसोम ज़्यादा है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है। दोनों में ये फ़र्क है, इसीलिए दोनों का अलग अलग नाम है। और ये जो नाम है ये हर साइंटिस्ट के नाम, डाउन, टर्नर और क्लेनफेल्टर, ये साइंटिस्ट ने इसको पहले बताया इस डिसीज़ के बारे में, इसलिए इस पर से इसको ये नाम दिए गए हैं। चलिए फिर याद रखना है, इसकी कॉम्बिनेशन याद रख लीजिए। 45 + XY, इसका 44 + X 0, इसका याद रखिए 44 + XXY। और ये कॉम्बिनेशन पर से आपको याद रखना है। इसकी अलामतें जो है वो अलामतें जो है तो मैंने अभी आपको बताया, डाउन सिंड्रोम में क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगी और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगी। इस तरह से ये जो चैप्टर है यहाँ ये ख़त्म हो गया अपना हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये जो चैप्टर है इसके नोट्स भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी से डाल दूँगा। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर में नए लेक्चर के साथ।